Hello, good evening. Yes, Krushali. All are you joined? Hello. Hello, Krushali. अभी सारे जॉइंट है, कहाँ चले गए? मंजू, रीटा, मंजू, आर यू देयर? मंजू, हियर आई एम। पेपर वन की क्लास अभी ही खत्म। ओके ओके, कोई इशू नहीं। मुझे लगा कि शायद कुछ मैंने बैक साइड पे किसी को कनेक्ट नहीं किया। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड रीस्टार्ट माय प्रोसेस। हो जाता है कभी कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो हम हमारे अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आज राबिया नहीं जुड़ी हमारे साथ। राबिया नहीं है और ये रुचा नहीं है, शायद वो लेट ज्वाइन करेगी। चलिए हम हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। फिर कैसा हो जाता है कि लेंथी प्रोसेस की वजह से हम वो चीज़ को कवर अप नहीं कर पाते। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। रुकमनी जी आ गई, ठीक है। चलिए, रुकमनी जी भी हमको ज्वाइन कर चुकी है। तो अब हम हमारा जो है सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक सेकेंड। ओके, हम्म, कल हमने देखे इन सब चीज़ों का। हम लोगों ने कल गुडविल का कैलकुलेशन देख लिया। ओके, ये जो चीज़ें हैं आज मैं आपको हिंदी में पूरा कन्वर्ट करके जो है आज आपके नोट सेशन में डाल दूंगी। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे डेप्रिसिएशन के पार्ट पे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या पता है? डेप्रिसिएशन, देयर इज अ टू टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन, वन स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड और वन डीबीएम मेथड। ओके, सो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है हम लोगों को कि जो भी वैल्यूज रहती है ईयर बाय ईयर वही वैल्यूज को जो है हम कंटिन्यू मोड पे लेकर चलेंगे। लाइक अगर 10,000 का मशीनरी है, उसके ऊपर 10% डिप्रिशिएशन बोला तो हर साल उसके ऊपर 1,000 रुपीज क्या होगा? डिप्रिशिएशन डिडक्ट होगा। इज दिस क्लियर? ना उसके बाद होगा डीबीएम मेथड। तो डीबीएम मेथड 10,000 में से अगर हमने 1,000 निकाल दिया तो कितना बचेगा? 9,000। फिर 9,000 में से 1,000 निकाला, यानी जो वैल्यू रिड्यूस होने के बाद बची थी। इज दिस क्लियर? देखिए, मेरा मेथड समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ कि अगर दो मेथड है, ये वाले मेथड में क्या करना है कि 10 साल के 10,000 का डेप्रिशिएशन है। ओके, अभी 10,000 का जो डेप्रिशिएशन है अगर उसने 10% दे दिया, ओके, कि 10% निकाल लो, तो 10% हर साल उसका क्या होगा? 1,000 रुपीज क्या होगा? डिडक्ट होगा। इज दिस क्लियर? यानी हर साल हम क्या करेंगे? यही 1,000 रुपीज डिडक्ट करते जाएंगे। लेकिन डिक्लाइन मेथड क्या बोलता है? डीबीएम मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोल दो, ठीक है, आरबीएम मेथड, इसको हम क्या कहते हैं? आरबीएम मेथड। ओके, या फिर हम कहते हैं डीबीएम मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें अगर 10,000 है, इसके ऊपर 1,000 निकाल दे तो वैल्यू क्या बची? 9,000, है ना। 10,000 में से 1,000 निकाल दे तो कितना बचा? 9,000। फिर अभी ये साल अभी अगर डेप्रिशिएशन, नेक्स्ट ईयर डेप्रिशिएशन निकालना है तो हम किसके ऊपर निकालेंगे? 9,000 के ऊपर। तो 9,000 का 10% कितना हो जाएगा? 900। फिर उसके नेक्स्ट ईयर अगर हम लोग को निकालनी है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बच गई थी? 8,100। तो 8,100 के ऊपर निकालेंगे कितना हो जाएगा? -810। इज दिस क्लियर एवरीवन?
रुक्मणी, कृशाली, मंजू, इज एनी डाउट? इज एनीवन हैव अ डाउट? यस मैम, नो मैम, क्लियर। तो ये था आपका मेथड। देखिए अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक एग्जाम्पल के लिए क्रिएट कर लिया। ओके, अब मशीनरी कॉस्टिंग 23,000, एस्टिमेटेड हैविंग अ लाइफ 7 ईयर। उसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या है? 7 ईयर। और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी बता रहा है? 2000। यहाँ पर हमको परसेंटेज नहीं दिया है कि 10% होगा, 15% होगा। यहाँ पर हमको अगर स्क्रैप वैल्यू दे दिया है कि वो मशीनरी, एक हमने जो 23,000 की मशीनरी ली है वो कितने साल चलेगी? 7 साल चलेगी। उसका स्क्रैप वैल्यू, बाद में उसका भंगार वैल्यू कितना हो जाएगा? स्क्रैप वैल्यू 2000 रुपए एट द एंड ऑफ द यूजफुल। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर इसका परसेंटेज हमको क्रिएट करना पड़ेगा कि बाबा हम कितना निकालने वाले हैं, तो हम लेंगे 23,000, ओके, माइनस 2000 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय 7। तो 23 में से हम टू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 21,000। ओके, तो 21,000 डिवाइड बाय क्या आएगा? 7। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा डियर? 3000। इज दिस क्लियर? यस। राबिया अभी ज्वाइन नहीं की है क्या मैम? नहीं, आज ज्वाइन नहीं की है, उससे पता नहीं क्या हो गया, सो गई है लगता। ठीक है, ये समझ में आ गया। अरु, अरु आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, कीप इट अप। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप स्पीड में जा रहे हो। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस, 3000। कृशाली का भी आ गया। रुक्मणी और मंजू, आपको अंडरस्टूड हुआ जो मैंने कराया डेप्रिसिएशन का सम? ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, सेम चीज ये। अब वहां पर क्या था? परसेंटेज नहीं दिया था। देखो यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया था, स्क्रैप वैल्यू दी हुई थी। यहाँ पर एस्टिमेटेड लाइफ दिया हुआ था। एस्टिमेटेड लाइफ दिया हुआ है यानी कि वो कितने साल तक चलेगा। एक मोबाइल फोन आप लेते हो तो आपको गारंटी वारंटी देते हैं ना कि 10 साल चलेगा, 5 साल चलेगा या 20 साल चलेगा। ओके, कोई बात नहीं रुकमनी, वन टाइम नहीं 10 बार सिखाएगी यार। अब मशीनरी कॉस्टिंग 20,000, एक मशीनरी का प्राइस है 23,000 रुपए, जिसकी लाइफ है वो 7 साल चलेगा। आपको वारंटी मिल गया है कि 7 साल चलेगी। ठीक है, 7 साल के बाद अगर आप उसको बेचने जाओगे तो कितने की बिकेगी? 2,000 रुपए की बिकेगी, एक ऐसा मानना है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, उसके ऊपर हम हर साल डेप्रिसिएशन कितना निकाल रहे हैं, है ना? 7 साल इस्तेमाल करेंगे यानी हर साल उसकी वैल्यू कितना कम हो रही है हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, 23,000 में से 2,000 रुपीज स्क्रैप वैल्यू का निकालेंगे और उसको डिवाइड बाय 7 करेंगे। तो 23 में से 2,000 चला गया तो बचेगा 21,000। 21,000 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3,000। यानी हर साल आपके पास डेप्रिसिएशन उस मशीनरी पे कितना कम हो रहा है? 3,000 रुपए में। इज दिस क्लियर? अब आ जाते हैं हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन है। इफ अ कंप्यूटर कॉस्ट, ठीक है, अब अगर हमारे पास आता है कंप्यूटर कॉस्ट, इफ द कंप्यूटर कॉस्ट 40,000 एंड द डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 8% पर एनम। ठीक है, अब हमको यहाँ पर परसेंटेज दे दिया है कि हम हर साल डेप्रिसिएशन कितना निकालेंगे? 8% निकालेंगे। हाँ, हारू, फास्ट स्पीड। मैम आज आपका फोटो बीच में आ रहा है। ओके, आज मेरा फोटो बीच में आ रहा है, एक सेकेंड वेट। अभी ठीक है? मैंने अपने आप को भगा दिया साइड में। क्लियर? चलिए आ जाते हैं। हाँ, रीटा ने भी आंसर ले लिया, मंजू ने भी आंसर ले लिया, लेकिन रुकमणी को, ठीक है, अभी रुकमणी को दिखाते हैं। तो रुकमणी के लिए देख लो, रुकमणी ये देखो, ये 40,000 है। आपने क्या ले लिया? 40,000 का वैल्यू ले लिया। तो ये 40,000 इंटू 8% बोल दिया। ठीक है, तो 8% मीन्स 8/100।
ओके 8% मीन्स 8/100। तो यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 0, तो 0 0 4 8 जा 32, तो कितना आ गया 3200। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? क्लियर? रुक्मणी, वृशाली को ठीक है, मंजू को ठीक है, आरू को ठीक है, रुक्मणी इज दिस क्लियर? नो डाउट। रुक्मणी, यस क्लियर है। नाउ एक्स परचेज अ फर्नीचर, अभी यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको ये चीजें बताना बहुत जरूरी है। ओके यहाँ पर अब हम ले लेंगे मिस्टर एक्स परचेज अ फर्नीचर ऑन 1 अक्टूबर 2015, 2,80,000, और उसके ऊपर खर्चा किया 20,000 रुपए फॉर द इंस्टॉलेशन। ही प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन 6% अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी हम लोगों को एक ही मेथड से लेकर चलना है। ठीक है, मतलब हर साल वो जो स्पेसिफिक अमाउंट आएगा 6% का, यानी फेस वैल्यू पर। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब फेस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन निकालना है। अब फेस वैल्यू कैसे देखनी है? देखो मेरा ईयर हमेशा याद रखना अप्रैल से स्टार्ट होगा और मार्च में खत्म होगा। ओके, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो अब हम किसके साथ जुड़ गए? 1 अक्टूबर के साथ जुड़ गए। 1 अक्टूबर को हमने मशीनरी क्या किया? परचेज किया। कितने की परचेज किया? 2,80,000 की मशीनरी हमने परचेज किया। तो 2,80,000 की मशीनरी हमने परचेज किया, प्लस कितना स्पेंड कर लिया उसके ऊपर? 20,000 हमने स्पेंड कर लिया। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर आ गया हमारा कितना? 3 लाख रुपीज। 2,80,000 में हमने 20,000 मिला दिया। ठीक है, तो 3 लाख रुपीज आ गया। अब ये 3 लाख रुपीज जब आ गया तो इसके ऊपर कितना परसेंट अप्रिशिएशन देना? ये हमारी क्या बन गई? फेस वैल्यू बन गई। एक चीज याद रखो, ये जो हमने खरीदा उसके ऊपर स्पेंड किया, मतलब अगर आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा तो रेफ्रिजरेटर लाने के लिए टेम्पो वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो उसका खर्चा 20,000 रुपये हुआ। तो आपको आपके घर पर रेफ्रिजरेटर कितने का पड़ा घर पहुंच पर? तो 3 लाख रुपए का आपको पहुंचा। यस मंजू, यस कृशाली, सॉरी। अब यहाँ पर आ जाएगा 6 अपॉन क्या लेना आपको? 100। 6 अपॉन क्या लेना है? 100। लेकिन लेकिन हमने कब तक खरीदा था इसको? इसको पूरा साल यूज किया क्या? नहीं, हमने 1 2 3 4 5 6, हमने उसको कितना मंथ यूज करा? 6 मंथ यूज करा। तो 6/12, 6/12, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर ये 2 0 और ये 2 0 क्या हो गए? कट हो गए। फिर ये 0 0 0, 3 3 जा क्या हो गया? 9। तो हमारा डेप्रिशिएशन आ गया 9,000। इज दिस क्लियर रुक्मणी? रुक्मणी, रुक्मणी थोड़ा उसको इश्यू आता है शायद से, मतलब कि वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कम कर पा रही है। नाउ इट इज क्लियर रुक्मणी टू यू? यस क्लियर है मैम। ओके, अब आएगा मिसेस सीताराम। अब हम आ जाते हैं नए क्वेश्चन पर। आज हम लोगों को बस ये 2 4 जो क्वेश्चन थे ना, वो चीज को कवर अप करना था कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। अब हमने पहले कौन सा मेथड देख लिया, अगर स्क्रैप वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन पूछेगा तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। फिर हमने सीखा स्ट्रेट लाइन के ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ तो हम कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू पे मेथड पे डेप्रिसिएशन कैसे करते हैं। सेम प्रोसीजर सेम थिंग, बट कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। एक मशीनरी खरीदे हमने, कब खरीदा? 1 जनवरी 2016 में। देखो मुझे नहीं मालूम जनवरी कब आता है, मेरा ईयर शुरू होता है अप्रैल में, एंड होता है मार्च में। तो मार्च के पहले क्या आता है? फरवरी, उसके पहले क्या आता है? जनवरी। तो मैंने जनवरी में क्या कर लिया है? मशीनरी को परचेज कर लिया है। कितने की परचेज कर लिया है? वो 2 लाख रुपए की मशीनरी को परचेज कर लिया। ओके, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो ये मेरा जब 2016 में शुरू हुआ अप्रैल से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इसने कब खरीदा? जनवरी 2016 में खरीदा। ये 15 पे स्टार्ट हुआ था। ओके, ये जनवरी 2016 इधर आएगा। इज दिस क्लियर? क्यों? क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये दिसंबर के 2015 क्या हो गया, खत्म हो गया। 2016 यहाँ से शुरू हो गया। इज दिस क्लियर? तो 2016 शुरू हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर भी अप्रैल 2016 यहाँ से शुरू होगा और मार्च 2017 पे जाकर क्या होगा, खत्म होगा। तो हमको यहाँ पर 2 साल का डेप्रिसिएशन बताना है। ठीक है, हमको मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितने साल का बताना पड़ेगा, 2 साल का। कोई इशू नहीं संजना, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपने ये सम ज्वाइन कर लिया, पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आपको बैकअप दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, उसको रेड्यूसिंग बैलेंस पे लोगे। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज का अगर आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये 2 लाख रुपीज का आ गया। उसके ऊपर कितना परसेंट बताया था मैंने, 10% बोला है। तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 100। यस अरु, वेरी नाइस। 10/100। अब इसको कितना मंथ यूज किया, ये साल में, पहले साल में हमने उसको कितना मंथ यूज किया, जनवरी फरवरी मार्च। यहाँ रुक जाओ, क्यों, क्योंकि हर साल एंड पे हमको क्या देना है, डेप्रिशिएशन। हमारा साल फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है और एंड होता है मार्च में, जिसमें हमने मिड ऑफ द ईयर में जनवरी में क्या खरीद लिया, एक प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया। मशीनरी खरीदा जिसको हमने 2016 के जनवरी में खरीदा, तो जनवरी का महीना यूज किया, फेब का महीना यूज किया और मार्च का महीना यूज किया। तो इसके ऊपर 3 मंथ का डेप्रिशिएशन होगा, तो 3/12। तो यहाँ पर आ गया 0 0 0 0। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो पहले साल का डेप्रिशिएशन कितना हो गया, 5000। इज दिस क्लियर? अब ये 5000 का डेप्रिशिएशन हो गया। तो अभी वैल्यू बचेगी बचेगी, ये 2 लाख रुपए था, 1 2 3 4 5। 2 लाख रुपए में से आपने कितना रिड्यूस कर लिया डियर, 5000 अगर आपने रिड्यूस कर लिया, तो 2 लाख में से अगर आप 5000 रिड्यूस कर रहे हो तो वैल्यू कितनी बच गई, 1,95,000 की। ओके, तो 1,95,000 की वैल्यू बचने के बाद अब आप किसके ऊपर डेप्रिशिएशन दोगे, ये जो नेक्स्ट ईयर है ना, 16 से लेके 17, हमको वापस से 10% डेप्रिशिएशन निकालना है। तो ये साल तो पूरा मशीनरी यूज किया, तो किसके ऊपर निकालना पड़ेगा हमको डेप्रिशिएशन, 10% इसके ऊपर। तो इसके ऊपर डेप्रिशिएशन कैसा आएगा, तो मुझे पहले स्क्रीन को थोड़ा सा क्लीन कर लेने दो। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारा नेक्स्ट ईयर का डेप्रिशिएशन का कैलकुलेशन करना है। तो नेक्स्ट ईयर के डेप्रिशिएशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अभी कितना आ गया, 1,95,000 वैल्यू बन गई। अब इसके ऊपर निकालना रहेगा मुझे 10%। और ये मैंने कब कितना यूज किया, उसको मैंने पूरा साल यूज करा। तो जब मैंने उसको पूरा साल यूज करा तो मैं लिख दूंगी 12/12। तो ये 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो आपका नेक्स्ट ईयर डेप्रिशिएशन कितना आएगा, 1,95,000। तो जब आप रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकालते हो, WDV, देखो ये क्या है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, उसके ऊपर क्या माइनस किया, डेप्रिशिएशन माइनस किया। तो जो वैल्यू बच जाती है रिटर्न डाउन वैल्यू, इट इज कॉल्ड द, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रिशिएशन निकालने को हम लोग कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। इज दिस क्लियर? मंजू 24,500 कहाँ से आया? नाउ इट इज क्लियर एवरीवन? बेटा उसने, हाँ टोटल उसने पूछा, अच्छा अच्छा अच्छा, आपने टोटल कर लिया। उसने आपको पूछा, उसने खाली मेथड में कैलकुलेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ 31 मार्च 2000 प्लस नहीं करना है, कभी भी याद रखना, वो 1 ईयर का डेप्रिशिएशन है, नेक्स्ट ईयर का डेप्रिशिएशन है। तो ये एडिशंस करके हमको आंसर नहीं देना, उसने टोटल डेप्रिशिएशन नहीं पूछा, व्हाट इज द टोटल डेप्रिशिएशन अमाउंट नहीं पूछा। जब हमको टोटल डेप्रिशिएशन पूछेगा देन वी शुड हैव टू बी एट द बोथ ईयर। ओके रीटा, रीटा देखो मेरा बच्चा, ये जो चीज है, एक मशीनरी खरीदा सामने वाले ने,
1 जनवरी को खरीदा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना खरीदा, तो 3 महीने का 2 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आ गया था? 5000 आ गया था। ये समझ में आई थी बात आपको 5000 वाली? यस रीटा? रीटा 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 5000 वाली बात समझ में आई थी आपको? हाँ, अब 5000, तो 2 लाख रुपीज में से 5 निकाल दिया तो हमारे पास बच गया 1,95,000। अब 1,95,000 की मशीनरी 2016 में हम लोग 2016 से लेके 17 तक पूरा साल यूज करें, तो उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा? पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन मतलब 12/12 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 10/100। इज दिस क्लियर? ओके, सिंपल। तो जब हमने पूरे साल के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाला तो ये वैल्यू आ गई 19500। ये साल का डेप्रिसिएशन क्या हुआ? 19500। यस, समझ गई, वेरी नाइस। सेम वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए एक, दो, देखो ये लास्ट एक और एक देख लो, फिर उसके बाद एक जो है ना, एक वापस से मैंने एस्टिमेटेड जो लेट कौन ज्वाइन किया था? वृशाली आपने लेट ज्वाइन किया था या फिर रीटा आपने लेट ज्वाइन किया था? किसी एक ने लेट ज्वाइन किया था क्लास। रुकमनी, हाँ रुकमनी देख लो, यहाँ पर देख लो, ये चीज वापस से, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने कराया था। ऑन 1 अप्रैल 2015 फरीद ऑफ नासिक परचेज अ मोटर कार 55,000। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मोटर एस्टिमेटेड 10,000। इट्स एस्टिमेटेड लाइफ कितनी चलेगी? 10 साल। रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ द मोटर कार वॉज 5,000। ओके, देखो जब हमने मशीनरी खरीदे थे, कितने की खरीदे थे? 55,000 की खरीदे थे। अब उसको मशीनरी को रजिस्टर कराने के लिए खर्चा गया, ठीक है, तो मशीनरी को मोटर कार खरीदे, सॉरी कार खरीदने के बाद कार को रजिस्ट्रेशन का खर्चा कितने का आया? 5,000 का। तो कार एक्चुअल में आपको कितने की पड़ी? कार आपको पड़ी कितने की? 60,000 रुपए की आपको कार पड़ गई। इज दिस क्लियर? 60,000 की कार है। अब उसको अगर वो बता रहा है एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है उसकी? 10 ईयर्स देती है, और उसको 10 साल के बाद अगर बेचने जाएंगे, ठीक है, तो कार वॉज एस्टिमेटेड 10,000, ठीक है, उसकी भंगार वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 10,000 रुपए मिलेगी। ओके, तो हम क्या करेंगे? 60,000 में से 10,000 माइनस कर लेंगे, तो कितना मिल जाएगा? 50,000। तो 50,000 डिवाइड बाय 10, जब हमको यहाँ पर परसेंटेज वाला नहीं दिया रहेगा तो इसको फॉर्मूले में कैसे करते हैं? तो कार वैल्यू प्लस उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस चार्जेस हो गए वो ऐड करना रहेगा, देन उसके बाद उसको क्या करना है? स्क्रैप वैल्यू माइनस करके एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड करना है। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 5,000। यस, रीटा को भी समझ में आ गया, अरु भी 5,000 क्लियर है। ओके, अभी एक क्वेश्चन और एक था, यही वाला शायद उसने दे दिया था। देखो यहाँ पर उसकी पोस्टिंग कैसे होती है। जब हम लोगों को लेडजर पोस्टिंग पूछता है ना, तो कभी पूछता है कि ये डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। तो देखो जब मशीनरी खरीदा और उसके अंदर इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाए, तो मशीनरी कितने की पड़ गई थी? 60,000 की। पहले साल उसने डेप्रिसिएशन, देखो जब उसने बोला ना, जब हम लोगों को परसेंटेज वगैरह नहीं दिया रहता है एस्टिमेटेड लाइफ, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? 5,000। तो वो 1, 2, 3, 4 साल का रिकॉर्ड बता रहा है हमको डेप्रिसिएशन। और हर साल डेप्रिसिएशन कब दे रहे हैं हम? 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च। इज दिस क्लियर? तो 60 में से 5 चला गया तो वैल्यू बच गई 55। नेक्स्ट ईयर 55,000 वैल्यू बची, फिर वापस से 5,000 का डेप्रिसिएशन दिए तो वैल्यू 50 बच गई। फिर वो 50,000 की मशीनरी को वापस से साल के एंडिंग में 5,000 का डेप्रिसिएशन दिए तो वैल्यू 45,000 बच गई। फिर 45,000 वैल्यू के साथ फिर हमने 5,000 डेप्रिसिएशन दिए तो वैल्यू कितनी बच गई? 40,000। तो इट इज कॉल्ड अ मशीनरी अकाउंट। यस, इट इज कॉल्ड अ मशीनरी अकाउंट। ये हमने क्या बनाया? मशीनरी अकाउंट। इज दिस क्लियर? ये सिंपल से आपका डेप्रिसिएशन का आज का कैलकुलेशन था। आज की आपकी क्लास जो थी, बस मुझे डेप्रिसिएशन का मुझे लगा था कि आप लोगों को ज्यादा मुझे टाइम देना पड़ेगा, बट गुडविल आपको क्लियर है? आपके माइंड में किसी को गुडविल को लेके कोई इशू है? ओके, गुडविल को लेके किसी को भी कुछ भी इशू?
नो मैम। ओके, तो देखो अब मैं एक चीज आपको बता दूं, ये सारे नोट्स जो है आज आपको मिलेंगे, आज नाइट तक मैं अपलोड कर दूंगी, यानी कल आपको अनाउंसमेंट में आपको मिल जाएगा कि ये सारी चीजें जो है मैंने आपको जो है अपलोड कर दिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ हिंदी के नोट्स का जो है, अब ये जैसे क्वेश्चन है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करना रिमेनिंग है, तो मैं उसको आपको हिंदी में एक साथ कन्वर्ट करके ही आपको सेंड करूंगी, डायरेक्ट सेंड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द हिंदी, उन्होंने हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, तो फिर इसीलिए मुझे उनको हिंदी में ही नोट्स प्रोवाइड करना है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? आप पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो। हाँ, गुडविल करा देती हूँ, चलो एक बार और। मैंने इसीलिए आज का सेशन जो रखा था, आज का और कल का, वो कैलकुलेशन पे ही रखा था। इज दिस क्लियर? तो मुझे क्या करना था उसको, चलो गुडविल भी इसी में अवेलेबल है, तो डोंट यू वरीड, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देखो, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल के तीन दो मेथड थे। रुकमणी मैम नोट्स के, रुकमणी कहीं दिन से, क्योंकि हम ऑडिटिंग का ये चालू था, पहले दिन मैंने एक स्लाइड नहीं दी थी, ठीक है, दूसरे दिन मैंने ये देखो क्वेश्चंस वगैरह गुडविल बनाया है, मुझे इंग्लिश में देने के लिए कोई इशू नहीं है, उसमें से आप लोगों में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी के हैं, इसीलिए मैंने अभी तक जो जितना भी क्वेश्चन करवाया है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का, तो वो क्वेश्चन के साथ मुझे आपको देना है। अभी जैसे ये मीनिंग है, मीनिंग ऑफ द गुडविल, वो मुझे आपको देना हिंदी में जरूरी है, तो इसीलिए मैं रुक गई हूँ, आज मैं जो है आज पूरा सॉर्ट आउट करके कर दूंगी, then I will show give it to you. Is this clear? Any doubt, dear? Ma'am, I want to clear this examining zone and आपकी मदद से ही कर पाऊंगा। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस एफर्ट। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो और यू आर फेथ ऑन मी कि ये आपकी बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस मैम, हिंदी ट्रांसलेट करके ही देना मैम। डियर इसीलिए मैं रुक गई हूँ। ओके मैम, कोई नहीं, हम नोट्स एक साथ बना लेंगे साथ में। हाँ, नो डाउट डियर। कैसा हो जाएगा पता है कि अगर मैं एक चीज इंग्लिश में अपलोड कर दूं और इफ आई फॉरगॉट, तो एक की वजह से एक का नुकसान नहीं होना चाहिए, दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये मुझे आपको कवर अप करवा के देना है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा स्लो मोशन में जा रही हूँ। हम जो चीज इंपॉर्टेंट है, देखो चैप्टर के अंदर है ना बहुत सारी चीजें, अगर आप बुक खोल के देखोगे जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये देखो ये इतनी बड़ी बुक है आर्यन पब्लिकेशन का, ठीक है, अगर आप इसको खोलोगे ना तो इसके खोलने के साथ आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलने शुरू हो जाएगी कि अरे यार क्या चला है क्या नहीं चला है। इतनी बुक हम कितने पेजेस के, मैं आपको खाली है ना रीड करके बोलती हूँ कितने पेजेस के, पता है आर्यन पब्लिकेशन का बुक आपका ऑलमोस्ट हार्डली जो है आपका 600 एंड अबव पेजेस है उसके अंदर। इज दिस क्लियर? तो 600 एंड अबव पेजेस का बुक पढ़ने से बेटर है कि मैं आपको एक अच्छे से क्रिएटफुल दे दूं विच इज इम्पोर्टेंट टू यू। ठीक है, देखिए गुडविल अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर हमने कर लिया था। देखो यहाँ पर है ना, सब में पहला एडमिशन हो, पहले तो आपको समझना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म क्या है। टू और मोर पर्सन आर कम टुगेदर एंड जॉइंटली डूइंग द बिजनेस ओनरशिप राइट, इट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप फर्म। ओके, पार्टनरशिप फर्म अंडर सेक्शन 1932। ओके, उसके बाद आ जाता है एडमिशन। तो एडमिशन क्या होता है? सब सेक्शन 3(1). ओके, एडमिशन का क्या है? सब सेक्शन 3(1). यस, आर्यन पब्लिकेशन का ही है डियर, वही फॉलो अप साइड में अगर करना है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसी को साइड में प्रीफर करना है। अदरवाइज मेरे जो कंटेंट है वो आपको बेनिफिटेड हो जाएंगे। मैंने उसको जो है आर्यन पब्लिकेशन को छोटे छोटे स्पेसिफिक फॉर्म में आपके पास लाके देने की ट्राई की है, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू यू। ओके, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट क्या हो जाता है बच्चा कि अगर कोई पर्सन मतलब चला जाता है, ओके 60 की एज हो गई, बिजनेस छोड़ के चला गया, जॉब छोड़ के चला गया, तो उसका बिजनेस में कितना पार्टिसिपेट था, उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा बनता था हम उसको दे देंगे। इट इज कॉल्ड अ रिटायरमेंट। डेथ ऑफ द पार्टनर, ठीक है, डेथ ऑफ द पार्टनर यानी कोई पार्टनर की क्या सडनली डेथ ऑकर हो गई हो, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड द डेथ ऑफ द पार्टनर। देन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आ जाएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देखो यहाँ पे दिया ना 31(1) पार्टनरशिप एक्ट,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू रेशियो एट गुडविल। तो देखो पहले न्यू रेशियो हमने फाउंड किया था, ये फाउंड किया था। इज दिस क्लियर? कल तक हमारा ये हो गया था, अब गुडविल आ गया। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन। उसको कैश में जब हम कन्वर्ट करने जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कैश में कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं, तो सब में पहले एवरेज मेथड होता है। देखो अभी हम लोग जो अगर बच्चों का रिजल्ट भी बनाते हैं, या अगर हमारे घर में एक छोटा भाई बहन या कोई भी होगा, तो उसका अभी जो है एवरेज रिजल्ट बनकर आता है ना, पूरे साल में जो है 25 मार्क्स का यूनिट टेस्ट हुआ था, फिर 50 मार्क्स का हुआ था, फिर 25 मार्क्स का हुआ था, फिर अभी 100 मार्क्स का हुआ। फिर वो अगर 200 मार्क्स का है तो 200 में से 100 में जाकर वो कितने में आएगा, यानी पहले उसका 95 था, अभी एवरेज में आ रहा है कितना, 75 या 85। ठीक है, तो तीनों एग्जाम्स का मिलाकर, तो वैसे ही एवरेज को क्या करना है, प्रॉफिट 3 साल का जो प्रॉफिट रहेगा, तो 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करना है और डिवाइड बाय 3 करना है, तो वो क्या हो गया, आपका एवरेज मालूम हो गया। उसमें से अगर लॉस होगा तो लॉस को क्या कर देना है, माइनस। इज दिस क्लियर? लॉस को क्या कर देना है, माइनस, याद रखो। तो अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल था, देखो 1,20,000, 80,000, 20,000 लॉस है, 60,000। तो हमने कल क्या किया था, 1,20,000 और 80, 2 लाख रुपीज, 2,60,000, 2,60,000 में से 20 चला गया तो कितना बच गया, 2,40,000। कितने साल का रिकॉर्ड है ये, 1 2 3 4, तो डिवाइड बाय 4 कर दिए, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया था, 60,000। अब उसने क्या बोला था, गुडविल एवरेज प्रॉफिट पे होगा, गुडविल के लिए उसने नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया क्या, नहीं दिया, तो ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट है वो आपका क्या बन जाएगा, फिर गुडविल। अगर उसने बोला नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 इयर्स नंबर ऑफ परचेज, 2 इयर्स नंबर ऑफ परचेज, देन आपको क्या करना पड़ेगा, उस 3 से एवरेज प्रॉफिट को मल्टीपल करना पड़ेगा, या उस 2 से एवरेज प्रॉफिट को मल्टीपल करना पड़ेगा। कोई इशू नहीं है डियर, आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर ट्रस्ट ऑन मी, इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू द डेफिनेटली 100% ऑफ माय साइड। मेरे जो नोट्स हो गए, अभी आपको जो है, मतलब देखो फास्टिंग चल रहा है मेरा भी, मतलब उसके अंदर की स्केड्यूल जो है वो मुझे आपको 100% देना है। तो मेरा फर्स्ट मोटिव है कि मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन पार्ट को जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँ। एक्सप्लेनेशन पार्ट होने के बाद आपको स्लाइड शो वाली जो है पीडीएफ मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको हिंदी और वो चीजों के नोट्स जो है एक्स्ट्रा प्रोवाइड हो जाएगी। तो देर इज नो इशू, और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा कि आपके जो ऐप के अंदर जो है वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो देर इज नो नीड फॉर द बाय एनीथिंग। देखो मैंने आपको बताया है कि मैं आपको जो है पूरा एक अलाइनमेंट करके दूंगी, चैप्टर वाइज एलोकेशन करके दूंगी, तो देर इज नो नीड टू जम्प एनीवेयर। इज दिस क्लियर? ये गुडविल का कंसेप्ट आपको समझ में आया? थैंक यू रीटा। ये गुडविल का कंसेप्ट समझ में आया एवरेज प्रॉफिट को लेकर? यस, थैंक यू सो मच। तो वैसे ही अभी गुडविल में एक और एक मेथड आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट क्या बोलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस, क्या करने बोल रहा था वो, एवरेज प्रॉफिट माइनस, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, थैंक यू संजना जी, थैंक यू सो मच। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग अ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर पहले तो एवरेज प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या आ गया, थोड़ा सा ऊपर और एक हायर लेवल पे चला गया सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या बोलता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो मैंने यहाँ लिखा है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब आपको ये नोट्स प्रोवाइड होगे ना, तो मैं पूरा फॉर्मूले के साथ आपको दे दूंगी, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने आ गया कि मैम ने बोले 4 साल का प्रॉफिट होगा, तो वो ऐड करके डिवाइड बाय कर लेने का 4 से, तो वो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। लॉस होगा तो माइनस कर देने का, कोई इशू नहीं। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय द नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जितना भी पैसा हमारे पास अवेलेबल है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होगा, तो वो आप लोगों को ऑलरेडी सम के अंदर प्रोवाइड होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो गुडविल देखो अभी मैंने आपको बोला ना, गुडविल अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल। तब सब में पहले हम क्या फाउंड करेंगे, कैपिटल एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन एनआरआर।
ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 3,50,000 इंटू 12/100, तो कितना बच गया था हमारे पास, 42,000 आ गया। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पर ये 42,000 तो आ गया, उसके बाद हमने एवरेज प्रॉफिट कर लिया, तो 80,000, 95,000, 1,10,000, 85,000, ये सबको प्लस किया, उसमें से कितना 40,000 माइनस किया, तो हमारे पास आ गया था 3,30,000। 3,30,000 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, तो जब डिवाइड बाय 5 करें तो वैल्यू कितनी मिल गई, 66,000। तो ये 66,000 में से 42,000 हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। 66,000 में से 42,000 लेस करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा 24,000। अब 24,000 ये क्या मिल गया हम लोगों को, सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल क्या बोलता है, 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो उसको 2 से मल्टीपल कर दो, तो हमारा आंसर आ गया 48,000। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? तो चलो, आज का सेशन जो था ना हमारा सिर्फ यही चीजों पे था कि मतलब किस तरह से कैलकुलेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे करना होता है। और डेप्रिसिएशन देखो हम लोगों ने ये बार अभी कितना किया, कल से हमको ऑडिटिंग स्टार्ट करना है। ओके, तो ऑडिटिंग के लिए मैं जब आपको एक चीज बता के रखती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑडिटिंग, ये क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है कि ये मुझे आपको आंसर कल देना है। कल मैं आते के साथ सब में पहले ये वाले शीट्स के जो 2 सम है, ये जितने भी मैंने एक्स वाई सब कराए है ना, उसके आंसर्स पूछूंगी, एंड यू शुड हैव टू बी गिव मी द आंसर्स। इज दिस क्लियर? आपके पास आंसर्स होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताना है अभी किस पे जाना है हमको, ऑडिटिंग पार्ट। ऑडिटिंग पार्ट में हम क्या करते हैं, देखो ये जो चीजें थी ना, हमने मार्केट में रेपुटेशन कितना हो गया, ये सब बाहर की बातें सीख ली हमने कि मार्केट में रेपुटेशन कितना बढ़ गया है, उसके बाद प्रॉफिट कितना करेंगे। अरे प्रॉफिट कमाने के लिए सब में पहले हमको स्टेबल तो करना पड़ेगा मार्केट में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कितना आया, हमने परचेज कितना किया, हमने सोल्ड कितना किया, मटेरियल को अलाइनमेंट कितने में किया, ये सारी छोटी छोटी बातें हमको सीखनी पड़ेगी। देखो एक प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में आते आते, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दे देती हूँ, अगर मेरे हाथ में एक पेंसिल है, छोटा सा पेंसिल है, ओके। अब अगर ये छोटा सा पेंसिल जो है, अगर मुझे मार्केट में सोल्ड करना है, तो मार्केट में कोई मेरे पास ये पेंसिल क्यों लेगा। मार्केट में अप्सरा पेंसिल है, नटराज पेंसिल है, डॉम्स का पेंसिल है, नवनीत का पेंसिल है, एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है, एचबी का पेंसिल है, कोई ये पेंसिल क्यों ले। इज दिस क्लियर? तो ये पेंसिल के अंदर क्या ऐसी स्पेशलिटी है, ओके। तो मुझे उसको स्पेशल करवाने के लिए, सब में पहले उसकी एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए पहले उसका प्रोडक्शन कॉस्ट देखना पड़ेगा। अभी समझ लो अप्सरा कंपनी जो है, यही पेंसिल जो है 3 रुपए में बनाती है, 5 रुपए में बेचती है, ओके। 3 रुपए में बना के, या 1-2 रुपए में बनाती है, 5 रुपए में बेचती है, ओके। अब अगर मैं बोलूंगी कि मैं 5 रुपए में बनाऊंगी, 10 रुपए में बेचूंगी, तो ऐसी क्या खासियत है इसमें। तो मुझे इसके अंदर कुछ स्पेशलिटी अगर मैंने डाला है, या फिर मार्केट में अगर उसके कॉम्पिटिटर्स खड़े होंगे, तो ये चीजें मुझे ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो ये सारे पार्ट्स हम किस में करने चाहेंगे, कि प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे बनता है, ओके। उसके बाद उसका फिक्स कॉस्ट क्या होता है, उसके बाद उसके अंदर वेरिएबल क्या क्या लगते हैं, वेजेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये कल के पार्ट में हम सीखने जाएंगे। इज दिस क्लियर? अब अगर कोई ये पेंसिल क्यों ले, अभी मुझे इसका आंसर जो है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी अगर आप लोग इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू के लिए फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपको कि वाई यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, हम आपको अपनी कंपनी में जॉब क्यों दे। आपसे अच्छे क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड लोग हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, आपसे अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशन लेके बैठे हुए, तो वाई वी आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड दिस काइंड ऑफ जॉब टू यू। तो आप अपने अंदर की एबिलिटी को क्या बोलोगे, सर दे दो ना, प्लीज दे दो ना, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए आपको आपकी स्पेशलिटी बतानी पड़ेगी। तो हमको भी कल यही सीखना है कि बाबा मेरे पास ये ऐसी क्या चीज है जो इतनी स्पेशल है। आप लोगों में से थोड़ा सा एक जोक बोलूंगी आपको। स्टैंडिंग कॉमेडी कौन देखता है, स्टैंडिंग कॉमेडी कोई देखता है यूट्यूब वगैरह पे ऐसा। तो अगर देखते होगे ना, तो उसमें मास्टर शेफ देखता है कोई, मास्टर शेफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इज दिस क्लियर? मास्टर शेफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक लेडी है, मतलब मैं उसका नाम भूल गई हूँ, उसने, ठीक है, एक टास्क जो रहता है, कुकिंग टास्क जो रहता है, कुकिंग टास्क के अंदर जो है उसको दिया गया था कि कुछ मटेरियल को लेके कुछ बनाना है। तो व्हाट शी इज मेकिंग, उसने बनाया अनियन का पकौड़ा।
ओके, अनियन पकौड़ा तो उसको 5 स्टार, मतलब उसको बहुत ज्यादा अच्छी मतलब पॉइंट्स मिले, उसको रिकमेंडेशन मिला, उसको कमेंट्स मिले, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मटेरियल को लेके सब चीज बनाए, लेकिन अनियन पकौड़े में ऐसी क्या खास बात थी? व्हाट इज द न्यू थिंग? क्योंकि वो टेस्ट जो है अब्रॉड के ऑस्ट्रेलियन पीपल ने ज्यादातर टेस्ट नहीं किया, प्रिफर नहीं किया, उनके लिए वो एक क्या बन गया, यूनिक चीज बन गई। तो हमको भी कभी भी कोई चीज क्या करनी पड़ती है, यूनिक बनानी पड़ती है। तो यूनिक बनाने के लिए मार्केट में रिस्क लेना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर उसने सोचा होता कि अरे प्याज का भजिया मैं बनाकर खिला दूंगी, तो वो तो बड़ी सिंपल सी चीज है, वो तो बहुत स्मूथ सी चीज है, वो तो जल्दी बना के दे दूंगी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी? तो देयर इज एन लॉट ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट। हमको छोटी सी चीज जो है ना, वो कभी कभी बड़ा काम कर लेती है, तो ये चीज ध्यान रखना है। एनी डाउट? यस, अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग पार्ट खत्म हो गया है। अकाउंटिंग पार्ट में देखो, एडमिशन था, रिटायरमेंट था, रिटायरमेंट के अंदर वो कितना परसेंट रिटायरमेंट लेके जाएगा, तो गुडविल कैसा, तो गुडविल कैलकुलेशन का ही फॉर्म पूछेगा। ठीक है, रिटायरमेंट आदमी कब होता है, जब फॉर्म क्या होता है, आदमी रिटायर कब होता है, जब वो उसकी एज हो जाती है, एज पर द एज क्वालिफाइड, वो उसके बाद वो रिटायरमेंट होगा। व्हाट डू यू मीन बाय द डिसोल्यूशन? तो इट इज अ परमानेंट क्लोज ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन मीन्स परमानेंट क्लोजिंग ऑफ द फर्म, इट इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या होता है कि फर्म आपका क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, बंद हो गया। डेथ ऑफ द पार्टनर, डेट इज अ परमानेंट रिटायरमेंट। डेथ का क्या ऐसा क्वेश्चन आता है, डेथ इज द परमानेंट रिटायरमेंट। इज दिस क्लियर, राइट और रॉन्ग? या फिर आपको दे देता है डेथ इज अ डैश डैश, तो दैट इज ए क्या, परमानेंट रिटायरमेंट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। इज दिस क्लियर? यस, ये सिर्फ मीनिंग पता होनी चाहिए, उसके आपको पूरा सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल मेरे पास जो जो छोटी छोटी कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जूनियर कॉलेज का बेस है थोड़ा, तो मैं वो आपको दे दूंगी, तो वो क्या हो जाएगा, आपको मेमोराइज हो जाएगा। क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो है ना, आप आर्यन पब्लिकेशन वाला अगर डिसोल्यूशन का सम डाल देगा, या फिर गुडविल के साथ वो कंसेप्ट का डाल देगा, तो ये आपको नहीं आएगा। लेकिन कैलकुलेशन कैसा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैलकुलेशन के ऊपर सम आता आता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? एनी डाउट फॉर द अदर? यस, मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मैं आपको दे दूं। एनीथिंग एल्स? अरु, अरु चला गया लगता। आज राबिया ने ज्वाइन नहीं किया, अरु चला गया है, बाकी सब है। नो डाउट। तो ये कल मैंने ये चीजें हमको कंप्लीट चाहिए। और कल फ्राइडे है, गुड फ्राइडे के से छुट्टी है, तो कल जो है मैं दिन में अगर पॉसिबल होगा तो आपके जितने भी कंटेंट्स हैं उसको पूरा कवर अप करके एक बैकअप बनाकर आपको क्या है अपलोड कर दूंगी। सो आपको अनाउंसमेंट में उसका डिटेल मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? अकाउंट्स में कुछ पूछना है डियर, मतलब कुछ चाहिए आपको ऐसा स्पेशल कि मैडम मैंने अकाउंट्स में ये नहीं पढ़ा, या फिर मुझे ये चीज में क्लियरेशन नहीं आ रहा? बिकॉज अकाउंटिंग पार्ट इतना ही था कि एडमिशन क्या है, रिटायरमेंट क्या है, डिसोल्यूशन क्या है, डेथ क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, पर्सनल क्या है, उसके स्लोगन क्या है, ये हमने सब सीख लिया। ओके, अकाउंटिंग पार्ट में आपको ये था। फिर फाइनल अकाउंट में क्या चीजें आती है, एडजस्टमेंट जो है, आउटस्टैंडिंग के क्या होते हैं, डेटर्स क्या होता है, मेन जो कंसेप्ट होता है ना डेटर्स का, बैड डेट्स के ऊपर क्वेश्चन आया। तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया है। हाँ डियर, पूछो ना रुकमनी, क्या पूछना है बोलो, कल करा सकती हूँ मैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द थिंग्स, ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल विथ मी। आप क्वेश्चन करो डियर, मुझे आपके क्वेश्चंस क्लियर करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है। यस रुकमनी बोलो, एक दो तो बोलो, टाइम है अभी भी। कल आधे पूछ लेना, आज एक या दो तो पूछ लो। अच्छा ठीक है, चलो कल आप जो है क्वेश्चंस निकाल कर आ जाना। कल मैं क्या कर लूंगी, आपके क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर कर लूंगी, और ऑडिटिंग का जो है मार्जिनल कॉस्टिंग और वैरिएंस वगैरह के जो है वो कल मैं आपको ले लूंगी। वो कॉस्टिंग के बेस पे चला जाएगा एंड ऑडिटिंग पे जाएगा। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑडिटिंग? ऑडिट करना मतलब के कीड़े निकालना, मैंने छोटा सा वर्ड दे दिया। मतलब अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है,
कैलकुलेशन में, या फिर आपने जो है अमाउंट का इधर उधर हेरा फेरी कर दिया है, या कुछ अमाउंट आपने नहीं लिखा है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग एक सिंपल कंसेप्ट है जिसको आप लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो रहते हैं बहुत ज्यादा डीपली नर्वस हो जाते हैं, यार ऑडिटिंग बोला तो थियोरी पार्ट, अकाउंट का थियोरी पार्ट कौन करता है? तो अकाउंट में थियोरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपलेस्ट और इजीएस्ट फॉर्म है। ऑडिटिंग मीन्स हम लोग को क्या करना है, नजर रखना है सामने वाले पर। इज दिस क्लियर? सिंपल है। बिग बॉस देखा है ना, जैसे बिग बॉस सबके ऊपर नजर रखते हैं, तो वैसा ऑडिटर क्या करता है, अकाउंट्स के ऊपर पूरा नजर रखता है। ओके ओके रुकमनी, कोई इशू नहीं है। यस, खाना बनाना है अभी। ओके रुकमनी, कोई बात नहीं, कल पूछ लेंगे। ओके, कोई बात नहीं, आप सारे क्वेश्चन जो है रेडी रखो, इंशाल्लाह आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, सो चलो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नोट्स आपको कल तक इंशाल्लाह प्रोवाइड हो जाएगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके ओके, चलो, बाय एवरीवन। पेपर वन की क्लास अभी ही खत्म हुई है, तो पेपर टू का तो 8 बजे का टाइम रहता है। थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। ओके। आप लोग लेफ्ट हो जाइए, मैं एक ये चीजें करके ले लेती हूँ, ठीक है?